आदरणीय मित्रों, इससे पूर्व के एपिसोड में हमने गुरुत्व शक्ति के उपयोग के बारे में तथा मकान के लिए वह कितनी उपयोगी है इस विषय की जानकारी प्राप्त की। अब आपका विषय है चुंबकीय शक्ति। आप जानते हैं पूरा ब्रह्मांड एक चुंबकीय क्षेत्र है और ब्रह्मांड के सभी ग्रह, नक्षत्र और तारों का आपस में चुंबकीय तरंगों से परस्पर संबंध बना हुआ है। चुंबकीय शक्ति प्रकृति की वह शक्ति है जिससे वह पूरे ब्रह्मांड को संचालित और नियंत्रित करती है। सौर परिवार के अन्य ग्रहों के समान पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा चुंबक है। पिछली 460 करोड़ वर्षों से अपनी कक्षा और मुख्य रूप से अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी ने अपनी चुंबकीय शक्ति को उन्नत और विकसित किया है। आप जानते हैं चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, जिसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पृथ्वी के वे दो ध्रुव होते हैं, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव या नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से परिभाषित है। चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर होता है वह उसका उत्तरी ध्रुव और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है वह उसका दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। किंतु पृथ्वी का चुंबकीय उत्तर ध्रुव दक्षिण गोल में और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव उत्तर गोल में होता है। इसलिए चुंबक के टुकड़े को किसी चीज से बांधकर यदि स्वतंत्र लटका दिया जाए तो वह यामोत्तर रेखा में होता है और उसके सिरे उत्तर दक्षिण दिशाओं को दिखलाते हैं। इस विषय में यह सर्वविदित तथ्य है कि लटकाए हुए चुंबक के उत्तर ध्रुव के पास यदि एक और चुंबक का उत्तर ध्रुव ले जाया जाए तो वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात उनके बीच में विकर्षण होता है। यदि उसके पास अन्य चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ले जाया जाए तो वे परस्पर एक दूसरे की तरफ खिंच जाते हैं, अर्थात उनके बीच में आपस में आकर्षण होता है। तो यह विकर्षण और आकर्षण की प्रक्रिया इस तरह से स्थित है कि वह पृथ्वी अपने इन दोनों क्षेत्रों को और चुंबक अपने दायरे को समझता है और उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव या उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ही स्थित होता है। तात्पर्य है कि दो चुंबकों के विजातीय ध्रुवों के आकर्षण तथा सजातीय ध्रुवों में विकर्षण होता है। चुंबक के इन आकर्षण एवं विकर्षण से जब ब्रह्मांड और सौर परिवार की गतिविधियों को गतिशीलता मिलती है तभी ये हमारे जीवन की गतिविधियों को कैसे प्रभावित नहीं करेंगे, यह एक सोचने का विषय है। साथियों, अभी तक हम हमारे शरीर के दाहिने अंगों की अधिक सक्रियता और बाएं अंगों की अपेक्षाकृत कुछ सक्रियता को अक्सर अनुभव करते हैं। फिर चुंबकीय शक्तियों के आकर्षण एवं विकर्षणों का जीवन पर पड़ने वाला सतत प्रभाव क्या हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा? इसकी व्याख्या करने के लिए हमें बहुत ही कठिनाई का अनुभव होता है। यह तो हमारे ऋषियों के सामर्थ्य की बात है। उन्होंने अपनी एकाग्रता, धैर्य, विश्वास और तटस्थता के द्वारा अपनी आंतरिक चेतना को विकसित करके अपनी अंतस चेतना द्वारा प्रकृति की शक्तियों और सृष्टि के रहस्यों का साक्षात्कार कर जनजीवन में उसका प्रयोग करने के लिए नियमों का प्रतिपादन किया। सामान्य मानव बुद्धि को अंतस चेतना इंट्यूशन तक विकसित करने की सैद्धांतिक प्रक्रिया इस प्रकार है। प्रत्येक मानव में बुद्धि होती है जो सद असद का विवेचन या अच्छे और बुरे विचारों को पहचानती है। यदि इस बुद्धि के साथ एकाग्रता जुड़ जाए तो बुद्धि को एक नई अवस्था मिल जाती है जिसे मेधा कहते हैं। जिसके पास मेधा होती है वह मेधावी कहलाता है। यदि मेधा के साथ धैर्य जुड़ जाए तो उसको एक और नई अवस्था मिलती है जिसे प्रज्ञा कहते हैं। जिसके पास प्रज्ञा होती है वह प्राज्ञ कहलाता है। यदि प्रज्ञा के साथ विश्वास जुड़ जाए तो उससे भी एक नई अवस्था मिल जाती है जिसको प्रतिभा कहते हैं। और जिसके पास प्रतिभा होती है वह प्रतिभावान
आचार्य के नाम से संबोधित किया जाता है। और इसी प्रकार यदि प्रतिभा के साथ तटस्थता जुड़ जाए तो उसको एक सर्वथा नई और विश्वसनीय अवस्था मिल जाती है, जिसे अंतश्चेतना कहते हैं। तथा जिसके पास यह अंतश्चेतना या अंतर्दृष्टि होती है, वह देश एवं काल से अतीत होकर के तथ्य और सत्य दोनों का साक्षात्कार कर लेता है। क्या आज के विद्वान एवं वैज्ञानिकों के पास ऐसी एकाग्रता, धैर्य, समग्र विश्वास एवं तटस्थता है? यदि नहीं तो वे प्रकृति एवं सृष्टि की ऊपरी सतह को ही टटोल सकते हैं। उनके रहस्यों को वे नहीं जान सकते, वह उनका उद्घाटन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको उद्घाटित करने के लिए संपूर्ण उपरोक्त वर्णित विवेचना का अवश्य ही ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर अंतश्चेतना के जागृत होने से ही हम प्रकृति के रहस्यों को उद्घाटित कर पाएंगे। वस्तुतः आज का विज्ञान अपनी सहस्वावस्था में है। जब तक वह पूर्ण रूप से विकसित ना हो जाए, तब तक उससे सृष्टि के रहस्यों को जानने और पहचानने की संपूर्ण अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह हमारे उन ऋषियों भृगु, अत्रि, काश्यप, वशिष्ठ, नारद, शौनक एवं गर्ग आदि की तपस्या का फल है कि उन्होंने प्रकृति की शक्तियों और सृष्टि के रहस्यों को जानकर जीवन को सुविधाजनक बनाने की अनेक उपयोगी नियमों का प्रतिपादन करके उसे वास्तुशास्त्र के नाम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। पृथ्वी के चुंबकीय बल का अपने जीवन में कैसे उपयोग किया जाए, इस बात से भारतीय जनता संभवतः प्राचीन काल से ही परिचित हो चुकी है। इसलिए हमारे देश में उत्तर की ओर सिरहाना करके ना सोने की प्रथा प्रचलित है। कारण यह है कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर सिर करके सोता है तो उसके शरीर के चुंबकीय बल की दिशा और पृथ्वी के चुंबकीय बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। इससे शरीर के रक्त संचार में बाधा होने से अनिद्रा, सिर दर्द, तनाव, दुख आदि व्याधियों की संभावना बनती है। और अतः उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। वास्तुशास्त्र में भवन के उत्तर में अधिक खुला स्थान छोड़ना, उत्तर की ओर खिड़की, दरवाजे एवं झरोखों का अधिक होना, उत्तर में जमीन का ढलान होना, उत्तर में भवन की ऊंचाई का कम होना तथा उत्तर में ऊंचे पेड़ या किसी अन्य भवन का न होना आदि नियम आवासीय भवन में चुंबकीय बल के उपयोग के लिए ही बनाए जाते हैं। अर्थात यह वास्तुशास्त्र का एक सम्यक उपयोग हमारे ऋषियों ने पूर्व में ही हमें बता दिया है। आवश्यकता है कि हम उनको जान के, उनको समझ करके अपने जीवन में उसका उपयोग करें और उत्तरोत्तर अपने जीवन को अग्रसारित करते हुए देश, समाज के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति को करने में अपने जीवन का समुचित उपयोग कर सके। धन्यवाद।